27वीं तरमीम आ रही है। इनके वजीर लेवल के लोग आकर हमारे प्रोग्रामों में तरदीद करते रहे कि कोई 27वीं तरमीम नहीं आ रही। बिलावल साहब ने ना सिर्फ ये जो भांडा है ये फोड़ दिया गवर्नमेंट का, PMLN का वक्त से पहले, बल्कि उन्होंने ये भी बता दिया कि तरमीम में क्या क्या होने जा रहा है। बहुत दफा यहाँ पर जो भी पावर में आया उन्होंने ये फील किया कि पीपल्स पार्टी की जो 18वीं तरमीम है वो काम नहीं कर रही। नवाज शरीफ साहब, मैं ये बताऊं कि 2013 से वो इस सोच के हामिल थे कि 18वीं तरमीम जो है उससे वफाकी हुकूमत को नुकसान हो रहा है, और अब ये पीपल्स पार्टी की लाई हुई 18वीं तरमीम को वापस लेने का वक्त आ गया है। तो पीपल्स पार्टी इस बारे में भी बहरहाल नाराज है। वो समझते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी कोई मदद की जाए, कश्मीर में हुकूमत साजी में उनकी हम मदद की जाए, लेकिन उनको वो मदद नहीं दी जा रही। और नॉन गवर्नमेंट सोर्सेज ये बताते हैं कि इसको जल्द अज जल्द प्रोबेबली इसी हफ्ते में 27वीं तरमीम जो है वो पास भी हो जाएगी। जो खबरें काफी दिनों से गर्दिश कर रही थी वो सच साबित हुई। 27वीं तरमीम आ रही है, और ये जो राज है ये वक्त से पहले किसने खोला है? नन अदर देन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। जी हाँ, हुकूमत की तरफ से और PMLN की तरफ से, मैं पार्टी की बात करूंगी, PMLN की तरफ से इनके वजीर लेवल के लोग आकर हमारे प्रोग्रामों में तरदीद करते रहे कि कोई 27वीं तरमीम नहीं आ रही, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें तो इसका पता भी नहीं है, शायद बाद में कभी आएगी तो आएगी। फिर कहते थे हाँ अगर हम लाएंगे तो हमारा हक है लाना, लेकिन अभी कोई तरमीम नहीं आ रही। बाज़ाब्ता तौर पे अभी भी किसी आईनी तरमीम पे काम नहीं हो रहा, और बाज़ाब्ता तौर पे इस पे कोई काम शुरू नहीं हुआ 27वीं तरमीम के किसी ड्राफ्ट के ऊपर या किसी ऐसी चीज के ऊपर कोई डिस्कशन या बाज़ाब्ता तौर पे कोई ऐसा काम नहीं शुरू किया गया किसी ड्राफ्ट पे, किसी ऐसी चीज पे, और ये कहते रहे जो कहते रहे। मेरे नारे में अभी तक इस तरह कोई बात न कैबिनेट में हुई है, ना हमारी पार्टी में हुई है। मैं उस पार्टी की कोर कमेटी का हिस्सा भी हूँ और एक सूबे का सदर भी हूँ। तो मतलब ना हमारे या कैबिनेट में बात हुई, ना हमारे उस कोर कमेटी में बात हुई, न किसी और जगह बात हुई इस आईनी तरमीम के बारे में। बिल्कुल क्लियर वर्डिट तरदीद PMLN के सिटिंग वजीर मिनिस्टर्स करते रहे, और ये समझें कि बहुत एक उनके लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि उसके बिल्कुल एक रोज बाद ही बिलावल भुट्टो साहब ने बाकायदा ट्वीट करके सब कुछ भांडा फोड़ दिया। उन्होंने ना सिर्फ ये बताया कि 27वीं तरमीम आ रही है, उस पर पीपल्स पार्टी की सपोर्ट मांगी गई है, बल्कि तरमीम में क्या क्या है वो भी सारा उन्होंने खुलासा कर दिया। तो ये एक बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन गई है, और इसमें जो मेरे पास इत्तलात हैं वो मैं आपको बताऊंगी, काफी शॉकिंग इत्तलात हैं। देखें, एक तो 27वीं तरमीम के बारे में कहा जा रहा था, मौलाना फजलुर रहमान और JUIFA काफी टाइम से कह रहे थे, हमारे प्रोग्रामों में भी कह के गए हैं उनके सारे लोग। कामरान मुर्तजा साहब जो खास तौर पर उनके पार्लियामेंट के सारे मामलात देखते हैं, सेनेटर कामरान मुर्तजा ये बात हमारे पास भी करके गए थे कि 27वीं तरमीम आ रही है, और जो 26वीं तरमीम में कसर रह गई थी, यानी वो जो याद है आपको, मौलाना साहब कहते थे कि वो जो जहरीला सांप है, वो कहते थे जहरीला सांप है, और कहते सांप का जहर हमने निकाल दिया है। मतलब वो एक अपने आप को क्रेडिट देते थे कि हमने 26वीं तरमीम का बड़ा हमने अच्छी शक्ल कर दी है, और जो एक पूरा आईनी अदालत बनने वाली थी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने वाली थी, उसकी जगह अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया है। तो हमने उस पूरी चीज को बहुत नैरो कर दिया है, छोटा कर दिया है। मौलाना साहब ने अपने आप को क्रेडिट दिया, लेकिन उन्हीं के पार्टी के लोग हमें बताते रहे कई हफ्तों पहले से हमारे प्रोग्रामों में आकर कि वो जो सांप के जहरीले दांत निकाले थे वो अब दोबारा आ रहे हैं, यानी कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स आ रही हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने भी उन्होंने अपनी जान छुड़ाई। सीधी सीधी बात है, बिलावल भुट्टो साहब ने इसका पॉलिटिकल बर्डन अपने कंधों पे नहीं लिया, क्योंकि ये याद रहे कि जब 26वीं तरमीम आ रही थी तो बिलावल भुट्टो साहब PMLN से ज्यादा भाग दौड़ कर रहे थे उसके लिए। कभी किसके पास जाते थे, कभी मौलाना साहब के पास जाते थे, कभी किससे मिलते थे, बहुत ज्यादा। और उन्होंने ट्वीट भी किया था कि ये तो जुल्फिकार अली भुट्टो की उनका विजन था, ये उनकी सोच थी कि मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होनी चाहिए। तो मतलब वो तो उन्होंने अपने मरहूम नाना का विजन जो है उसको करार दे दिया था 26वीं तरमीम और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को। बिलावल साहब ने इसकी वजह से, सुनने में हमारे ये आया है कि बड़ी शाबाशी भी कमाई थी सिस्टम के कर्ता धर्ताओं से कि आपने बड़ा साथ दिया और 26वीं तरमीम में आपने बहुत एफर्ट डाली अपनी। लेकिन इस दफा बिलावल साहब जो हैं वो एक नए बिलावल साहब नजर आ रहे हैं, और बिलावल साहब ने ना सिर्फ ये जो भांडा है ये फोड़ दिया गवर्नमेंट का, PMLN का वक्त से पहले, बल्कि उन्होंने ये भी बता दिया कि तरमीम में क्या क्या होने जा रहा है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं ये भी वापस आने जा रही हैं, बिलावल साहब ने बता दिया है। फिर वो जो आर्टिकल 243 है जो कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से जो गर्ज रखता है, उसमें भी सुनने में आ रहा है कोई तब्दीली की जा रही है। और फिर जो ये 18वीं तरमीम है, सबसे बड़ा जो दर्द सर इस वक्त पीपल्स पार्टी के लिए बना हुआ है
وہ ہے 18ਵੀं तरमीम का मामला, जिसके बारे में वंस अगेन बिलावल साहब ने ट्वीट करके सब कुछ बता दिया, ही हैज स्पिल्ड द बीन्स। उन्होंने बता दिया है कि 18वीं तरमीम को एक तरह से वापस किया जा रहा है, और एनएफसी अवार्ड्स जो कि सूबों को मिलते थे, जो वफाक से फेडरल गवर्नमेंट से सूबों को, सारे सूबों को जो पैसे जाते थे, उसमें बहुत चेंजेस होने जा रहे हैं। जी हाँ, ये एक सबसे बड़ा दर्द सर है पीपल्स पार्टी के लिए। रीजन बीइंग कि जो फॉलोअर्स हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के, वो सारे ये बात जानते हैं कि पीपल्स पार्टी ने इस बात का बहुत क्रेडिट क्लेम किया था कि 18वीं तरमीम हमने करवाई थी। और जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी बेनजीर भुट्टो के शहीद होने के बाद, जो इलेक्शंस हुए थे उसके नतीजे में, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी ने इसका बहुत क्रेडिट लिया कि देखिए हमने 18वीं तरमीम करवाई, डिस्पाइट द फैक्ट कि उस वक्त प्रेसिडेंट उस वक्त भी आसिफ अली जरदारी थे, लेकिन उन्होंने एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से एक उन्होंने डिवॉल्व फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया, और जो प्रेसिडेंट को जो इख्तियारात हासिल थे, जो पावर्स उस वक्त थी, क्योंकि पिछले जो प्रेसिडेंट रहे थे वो आपको पता है जनरल मुशर्रफ थे, उन्होंने तो काफी सारी पावर्स अपने पास रखी थी। तो जरदारी साहब जो हैं वो और पीपल्स पार्टी वो बहुत इस बात का क्रेडिट क्लेम करते रहे कि देखिए हम तो प्रेसिडेंट हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद भी फिर भी हम अपनी जो पावर्स हैं वो आगे सूबों को दे रहे हैं, और सारे जो फाइनेंशियल भी जो पावर है, अथॉरिटी है, वो भी सूबों को दे रहे हैं। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि गवर्नेंस बेहतर हो सके। कई सारे डिवॉल्व सब्जेक्ट्स थे जिसमें पॉपुलेशन था, एजुकेशन था, हेल्थ था, पुलिस था, लॉ एंड ऑर्डर, इस तरह के कई सारे सब्जेक्ट्स थे जो कि जिनके बारे में ये सोच रखी जा रही थी कि ये बेहतर चलाए जा सकते हैं वो सारे इदारे, कि अगर ये प्रोविंशियल सतह पर ऑपरेट करें, क्योंकि हर चीज जो है वो ये नहीं होनी चाहिए कि इस्लामाबाद से और कैपिटल से चले। कुछ जो पावर्स हैं इस तरह के सब्जेक्ट्स की, जो कि ग्रास रूट के सब्जेक्ट्स हैं, जो कि आवाम से डायरेक्ट ताल्लुक रखते हैं, सेहत का शोबा, तालीम का शोबा, आबादी का शोबा, पुलिस का महकमा, ये सारी जो चीजें हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट, ये सारे वो कहते थे कि ये सारे जो इख्तियारात हैं वो सूबों के पास चले जाएं, और इसलिए इससे गवर्नेंस बेहतर होगी। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या कि बड़ा टाइम निकला, और बहुत दफा यहां पर जो भी पावर में आया उन्होंने ये फील किया कि पीपल्स पार्टी की जो 18वीं तरमीम है वो काम नहीं कर रही, और ये उन्होंने फील किया कि गवर्नेंस बेहतर होने की जगह, अगर खास तौर पर सिंध के हालात देखें तो सिंध में इतने सालों से वहां पर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, लेकिन उसके बावजूद बार बार सिंध पे और खास तौर पे कराची पे तनकीद की जाती है कि कराची में निजाम अच्छा नहीं है, बिजली का निजाम अच्छा नहीं है, सड़कों का निजाम अच्छा नहीं है, हर चीज जो है वो उल्टी पड़ी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है, स्ट्रीट क्राइम्स का वहां पे एक हशर नशर हुआ हुआ है। अच्छा, अब इस तनकीद को हम लोग मेरिट पर देखते हैं। ये तनकीद अगर हम मेरिट पर देखें तो ये तनकीद गलत भी नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है। एंड आई एज अ रेजिडेंट ऑफ कराची फॉर सो मेनी ईयर्स, एज बॉर्न एंड ब्रेड इन कराची, मैं इस बात को वैलिडेट करती हूँ। कोई भी कराची में रहने वाला शहरी इस बात को वैलिडेट करता है कि वहां पर जो भी निजाम है, चाहे वो सीवरेज का निजाम हो, चाहे सड़कों का निजाम हो, बिजली का निजाम हो, आज तक जो है वो अंडरग्राउंड बिजली के ट्रांसमिशन लाइंस कराची में कभी भी नहीं बिछ पाई। ये सारे जो निजाम हैं ये कराची में आउट ऑफ ऑर्डर हैं, और लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मसला है इतने सालों से। आपको याद होगा जब चौधरी निसार जो हैं वो मिनिस्टर थे, इनके इंटीरियर मिनिस्टर थे नवाज शरीफ के दौर में, 2013 की उनकी गवर्नमेंट में, तो उस वक्त बड़ा पीपल्स पार्टी से इनका फड्डा चला था, क्योंकि इसी लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए चौधरी निसार साहब ने रेंजर्स को वहां पर पुलिसिंग राइट्स दे दिए थे, और इसके ऊपर पीपल्स पार्टी बहुत नाराज थी, और वो कहते थे कि हमें हमारी पुलिस जो है वो इसको ठीक करे। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि सिंध पुलिस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने में नाकाम थी, और उल्टा कई जगहों पे ऐसा फील होता था कि जो सिंध पुलिस है वो हैंड इन ग्लव है वहां के स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ, और इसी की वजह से जो जराइम थे स्ट्रीट क्रिमिनल्स के वो बढ़ते जा रहे थे, चाहे वो रॉबरी हो, चाहे वो डकैती हो, चाहे वो गन पॉइंट पे मर्डर्स हो, एब्डक्शन हो, अगवा बराए तावान के केसेस, किडनैपिंग के केसेस, ये सारे बढ़ते जा रहे थे। इस पे कई दफा ये चीज फील की गई, और मैंने नवाज शरीफ साहब से जाती तौर पे ये बात अपने कानों से सुनी है, क्योंकि 2013 के बाद जो उनकी गवर्नमेंट थी, जब वो पीएम थे, तो मेरा उनके साथ इंटरनेशनल कवरेज करने का जितना इत्तेफाक हुआ था, मैंने उनके मुंह से ये बात अपने कानों से सुनी है। उन्होंने कहा कि ये जो 18वीं तरमीम है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम सारा का सारा पैसा जो है वो सूबों को दे देते हैं, वफाक के पास कुछ नहीं बचता, और फिर वफाक के पास जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक है डिफेंस के, जो डिफेंस के तमाम तर जो एक्सपेंस है वो वफाक ने करने हैं, सूबों ने उसमें कोई एक्सपेंस नहीं डालना, यानी कि आर्मी का जो बजट है बेसिकली मैं उसकी बात कर रही हूँ। सेकंड जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि वफाकी हुकूमत ने पूरी करनी है, वो कहते थे वो है कर्जों की वापसी, डेट वापस करना। ये बड़े बड़े इदारों को, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इनका डेट वापस करना, इनका कर्जा वापस करना, उसमें भी सूबे अपनी कोई
इनपुट नहीं डालते, बल्कि 18वीं तरमीम के तहत वो एक लेजिस्लेटिव उनको कवर मिल गया है, वो सारे के सारे पैसे ले जाते हैं और फिर उसके बाद जो ये बड़े बड़े दो काम हैं, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस के पैसे निकालना, डिफेंस के बजट निकालना और फिर जो कर्जे हैं कर्जों की वापसी करना, वापस पैसों की अदायगी करना, ये सारे काम हमें वफाक को करने पड़ते हैं और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नवाज शरीफ साहब, मैं ये बताऊं, मैं इसलिए ये बात बता रही हूं कि 2013 से वो इस सोच के हामिल थे कि 18वीं तरमीम जो है उससे वफाकी हुकूमत को नुकसान हो रहा है और किसी न किसी तरह, और वो ये समझते थे कि अगर वो इसको पीछे करेंगे तो पीपल्स पार्टी का इस पे बेतहाशा शोर शराबा आएगा। इस वजह से PMLN की उस वक्त की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया, लेकिन सोच बहरहाल उस वक्त भी मौजूद थी। अब जो है PMLN को ऐसा मालूम होता है कि कुछ और भी इम्पोर्टेंट लोगों का एक सपोर्ट मिल गया है और अब ये पीपल्स पार्टी की लाई हुई 18वीं तरमीम को वापस लेने का वक्त आ गया है। इसीलिए बिलावल भुट्टो साहब भी जाहिर है इस पर खुश नहीं है। मेरी इत्तलात इस पर यही कहती हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से कि बिलावल साहब जो हैं वो इस दफा पॉलिटिकली वो अपने सर पर ये बोझ नहीं उठाना चाहते कि उनकी वजह से 27वीं तरमीम भी पास हो गई। इस वजह से उन्होंने वक्त से पहले ये सारी जो है वो अवाम में बात पब्लिक कर दी है कि इन्होंने हमसे सपोर्ट भी मांग लिया है और उन्होंने क्लॉज भी बता दी है, मतलब उन्होंने रही सही कसर भी पूरी छूट कर दी है कि उन्होंने ये भी बता दी है कि 27वीं तरमीम में हुकूमत इनसे क्या क्या मांग रही है। अच्छा, अब ये बड़ी एम्बेरसिंग सिचुएशन है, PMLN के लिए भी एम्बेरसिंग है, क्योंकि 2 रोज पहले तक हमारे प्रोग्रामों में आके वफाकी वजीर हैं अमीर मकाम साहब, वफाकी वजीर हैं इसी सारे बल्कि इसी लेजिस्लेशन वगैरह के स्टेट मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस बैरिस्टर अकील मलिक हमारे प्रोग्राम्स में आके 2 रोज पहले तक डिनाई करते रहे कि कोई 27वीं तरमीम नहीं आ रही, हमने तो कभी इस पर डिस्कशन भी नहीं की है। और बिल्कुल उसके अगले रोज बिलावल भुट्टो साहब ने ट्वीट कर दी कि ये तो डिस्कशन तो दूर की बात है, इन्होंने तो हमसे सपोर्ट भी मांग लिया है। तो यानी कि ये डिस्कशन कहाँ हुई है और अगर डिस्कशन नहीं हुई है तो डिस्कशन से पहले सपोर्ट कैसे मांग लिया है। सो PMLN के जो मिनिस्टर्स हैं वो जाहिर है इस वक्त काफी एक मुश्किल सिचुएशन में है कि उनका अपना अब उनको समझ नहीं आ रहा कि अब उनका पहला जो बयान था कि जो वो तरदीद कर रहे थे, हर शो में उन्होंने तरदीद की कि कोई 27वीं तरमीम नहीं आ रही, तो अब उस तरदीद का क्या करें, क्योंकि अगले रोज ही बिलावल साहब ने जो है उन्होंने वेट नहीं किया, उन्होंने ठकाक करके ट्वीट की है जो कि PMLN को जिसपे बड़ा सियासी उनको प्रेशर का सामना हो रहा है। और पीपल्स पार्टी भी, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, ये तो मैंने आपको बताया कि पीपल्स पार्टी के मेरे जराए कहते हैं कि वो खासे नाराज हैं और अपसेट हैं, इसीलिए बिलावल साहब ने ठग करके ट्वीट की, 1 मिनट का उन्होंने वेट नहीं किया। अच्छा, और साथ साथ ये भी बता दिया कि तरमीम होने क्या जा रही है। दूसरी तरफ के मेरे जराए ये बताते हैं कि जो इस वक्त सिस्टम के करता धरता है वो भी कोई पीपल्स पार्टी से कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं है। अलीम खान साहब ने भी अभी आपने देखा होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी को और खास तौर पर सिंध गवर्नमेंट को बहुत बुरा लगता है, मैं ये बात और हम सारे ये बात जानते हैं कि जब सिंध की गवर्नेंस पे तनकीद होती है तो पीपल्स पार्टी को वो खासी बात बुरी लगती है। अभी आपने देखा होगा अलीम खान साहब जो कि एस्टेब्लिशमेंट से काफी करीब समझे जाते हैं और वो हैं भी, उन्होंने भी अभी, और वो हैं भी फिर रेलिवेंट मिनिस्टर भी हैं, वफाकी वजीर हैं, उन्होंने भी अभी कराची का दौरा किया तो उनकी एक स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि जब भी मैं कराची आता हूं तो मुझे यहाँ की हालत देख के बहुत अफसोस होता है। ये भी पीपल्स पार्टी को बुरी लगी और पीपल्स पार्टी जो है एक तो वो तो नाराज हैं ही, एक उनकी एक और बड़ी वजह नाराजगी की ये है कि वो कश्मीर में अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। इस बारे में मैंने पिछले व्लॉग में तफसील से बात की थी, आपको जरूर देखिएगा, उसमें भी मैंने बड़ी इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन उनको प्रॉब्लम आ रही है। और मैंने पिछले व्लॉग में भी यही कहा था कि पीपल्स पार्टी को बावजूद इसके कि PMLN ने कह दिया हाँ आप बनाए गवर्नमेंट अपनी, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट वहां बनाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए भी पीपल्स पार्टी नाराज है कि भाई आप हमें कह रहे हैं कि बना ले कश्मीर में हुकूमत, फिर आप हमारी हुकूमत क्यों उसको एक क्लियर गो अहेड नहीं मिल रहा, उनके नंबर्स बेसिकली पूरे नहीं हो रहे हैं, नंबर्स का प्रॉब्लम बना हुआ है। फिर ये भी मसला है कि कैंडिडेट किसको खड़ा करें, तो पीपल्स पार्टी इस बारे में भी बहरहाल नाराज है। वो समझते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी कोई मदद की जाए, कश्मीर में उनको हुकूमत साजी में उनकी हम मदद की जाए, लेकिन उनको वो मदद नहीं दी जा रही, इसलिए पीपल्स पार्टी नाराज है। और जो सिस्टम के भी करता धरता है वो भी यही एक मुझे इत्तला मिली है कि वो भी पीपल्स पार्टी से तो बहुत ज्यादा खुश नहीं है। क्या ये अलायंस चलेगा, ये अब सवाल है बड़ा। क्या पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम को सैक्रिफाइस करके 27वीं तरमीम का रास्ता बना कर देगी वफाकी हुकूमत को? क्या 18वीं तरमीम को जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी इतनी क्रेडिट क्लेम करती थी, क्या वाकई ये वक्त आ गया है कि 18वीं तरमीम को प्लेट में रख के पीपल्स पार्टी आगे दे देगी और खत्म कर देगी उसको, एक तरह से उसको रोल ओवर कर देगी?
क्या पीपल्स पार्टी ये सब करेगी, या फिर पीपल्स पार्टी कहेगी नहीं हमें 18वीं तरमीम प्यारी है, हम और हमें जो भी इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन की एक जो शक्ल है वो हमें प्यारी है, हमने 26वीं तरमीम में आपके लिए बहुत कुछ कर लिया लेकिन अब हम मजीद ये सब करने को तैयार नहीं है। तो क्या एक एब्सोल्युटली नॉट देने वाली है सिस्टम को पीपल्स पार्टी? ये अब पीपल्स पार्टी एक बहुत मुश्किल वक्त में जो है इस वक्त आ चुकी है। बिलावल साहब ने साथ में ट्वीट में ये भी लिखा है कि उन्होंने इजलास बुला लिया है पीपल्स पार्टी का, लेकिन जो अभी तक इजलास होने से पहले जो मेरे पास पीपल्स पार्टी के लोग जो बता रहे हैं मुझे, वो यही बता रहे हैं कि इस वक्त हमारे लिए सिचुएशन जो है वो बहुत टेंस है और बिलावल साहब और हर कोई जो है वो इस टेंशन को, इसके वजन को, इसके बर्डन को फील कर रहा है। और एक और बात इसमें ये भी है, तरमीम में खास उन्होंने लिखा है बिलावल साहब ने कि पॉपुलेशन और तालीम, ये जो दो सब्जेक्ट थे जो कि 18वीं तरमीम के तहत वफाक से सूबों तक डिवॉल्व हुए थे, इनको भी वापस किया जा रहा है और इनको भी अब वफाक अपने अंडर लेना चाहता है। आबादी का बहरहाल बहुत एक सीरियस मसला है और आबादी का मसला हल नहीं हो रहा बल्कि एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर सूबे अपना काम करने में नाकाम रहे हैं। और मैं एक और जो साथ साथ तालीम है वो भी इसी तरह से है, तालीम का भी जो मयार है खासतौर पर सरकारी जो इदारे हैं वो तालीम गाहें हैं, उनमें जो तालीम का, एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो भी हम सबके सामने है, वो इतना बुरा है। इसी वजह से फिर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तरफ जाना पड़ता है। मैं एक और बात बताती चलूं, वो बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि जो प्रोविंसेस को पैसा जाता है वफाक से, उस पैसे पे कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है, क्योंकि कोई स्क्रूटनी भी नहीं होती है उस पैसे की। वो जो पैसा होता है वो एक दफा सूबों तक चला गया, फिर सूबों के पास कौन से इदारे हैं करप्शन के ऊपर चेक रखने में? एक एंटी करप्शन है जो कि बहुत ज्यादा, मतलब वो भी एक पूरी तरह से आप समझे कि सूबों की जो हुकूमतें हैं सूबाई हुकूमतों के अंडर होता है। तो एक तरह का जो स्क्रूटनी का फुकदान है या जो स्क्रूटनी की कमी है कि पैसा इतना भारी भरकम अरबों रुपए 18वीं तरमीम के मद में सूबों के पास चले गए, और जब वो चले गए तो फिर ये भी नहीं पता चल रहा कि वो क्या असल जगह पर अपनी डिजर्विंग जगह पर वो पैसे लग भी रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि फील किया गया है और जिसकी वजह से ये महसूस किया जा रहा है कि जो पैसे हैं और जो माली इख्तियारात हैं वो वापस वफाक के पास आने चाहिए। लेकिन आई थिंक ये पीपल्स पार्टी के लिए भी बहुत मुश्किल वक्त है और यकीनन ये पीएमएलएन के लिए भी बहुत मुश्किल वक्त है। उनके लिए मुश्किल सबसे बड़ी यही है कि पीएमएलएन के जो मिनिस्टर्स हैं वो पहले हर बात को डिनाई कर देते हैं कि ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, और फिर जब वही चीज हो जाती है तो वो बड़े एम्बेरस हो जाते हैं और फिर वो एक उनकी ऐसा एक उनका इंप्रेशन, एक ऐसा उनका इमेज अवाम के आगे आता है कि जैसे ये लोग बेबस हैं, जैसे कि इनको पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा होता है। तो पीएमएलएन के अंदर एक स्ट्रेटेजी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम देख रहे हैं कि उनको कोई भी सिचुएशन हो तो उनको डील करनी नहीं आ रही कि इसको एक्सेप्ट करना है या इसको डिनाई करना है, इसकी तस्दीक करनी है या इसकी तरदीद करनी है। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इवन पीएमएलएन एम्बेरस्ड है। बहरहाल 27वीं तरमीम जो है वो ऑन द रोल है और जो नॉन गवर्नमेंट सोर्सेज हैं वो हमें ये बताते हैं कि अब इजलास भी बुला लिया गया है असेंबली का और नॉन गवर्नमेंट सोर्सेज ये बताते हैं कि इसको जल्द अज जल्द प्रोबेबली इसी हफ्ते में 27वीं तरमीम जो है वो पास भी हो जाएगी।